तो नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्जाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जहां भी रहिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। और हम भी भगवान से ही कामना करते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने लक्ष्य को बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त करें। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हमेशा की तरह, रोज़ की तरह जीके जीएस का महासंग्राम चलाने आ गया हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 30 प्रश्नों का यह महासंग्राम रोज़ चलता है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके बगल में दोस्तों जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आप उस पर सेट कर लेंगे तो हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों, मैथ की भी क्लास बहुत ही सुंदर ढंग से चलाई जा रही है। आप लोगों के लिए हर प्रश्न को जो है बेसिक तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके आप लोगों को समझाए जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप लोग प्रश्नों को समझें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें और सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, तो आपकी आने वाली परीक्षाएं जो हैं दोस्तों अब बहुत ही आसानी से क्रैक होंगी। ठीक है, तो चलिए, आज का आपका पहला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं दोस्तों। पहला है नई दिल्ली, दूसरा है देहरादून, तीसरा है कोलकाता और चौथा है पटियाला। तो बता दीजिए कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान जो है वो पटियाला में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? पटियाला में। ठीक है, और एक बात दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को देखकर हमसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप जो है आपका आंसर सही है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत आंसर आप लोग दे रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन और ही तेज़ी से बैठता है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होता है कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको एक्यूरेट आपके दिमाग में, माइंड में बैठ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? बताइए। ठीक है, जैसे कोई दो विद्युत सर्किट हैं, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, इसके मध्य में, ठीक है, इसके मध्य में जो है किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। आपका सेकंड ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो हम जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से इन क्वेश्चनों को उठाया है और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि आबादी के लिए खतरा नहीं है। आबादी के लिए खतरा क्या नहीं है बताइए आप लोग। चार ऑप्शन आप लोगों के हैं कि प्राकृतिक वास का विखंडन, दूसरा कह रहा है उपलब्ध शिकार में कमी, तीसरा कह रहा है वन्य जीव गलियारों का संयोजन, चौथा कह रहा है मवेशियों की चराई। तो बताइए दोस्तों, आबादी के लिए जो खतरा नहीं है वो है वन्य जीव गलियारों का संयोजन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध भागिन जिसका देहांत अगस्त 2016 में हुआ था, उसका नाम क्या था? बताइए दोस्तों, उसका क्या नाम था? पहला है सीता, दूसरा है मछली, तीसरा है सुंदरी, चौथा है झुमरू। तो दोस्तों उसका जो नाम था ना, उसका नाम मछली था। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है दोस्तों, लेकिन ये एनटीपीसी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हम आप लोगों को वास्तविकता से अवगत कराना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन हम भी ले सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो क्वेश्चन आते हैं वास्तविक तरीके से, हम उन क्वेश्चनों को आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डाटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला है माइनिंग, दूसरा है
सिम्युलेटिंग, तीसरा है हैविंग, चौथा है रिसोर्सिंग। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? माइनिंग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? पहला है गतिविधि की प्रकृति, दूसरा कह रहा है कि कर्मचारियों की सेवा शर्त, तीसरा है कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, चौथा है स्वामित्व। तो बताइए किस आधार पर किया जाता है? तो स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है आपका मूल्यह्रास, दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्फीति, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अपस्फीति, चौथा ऑप्शन कह रहा है अवसाद। तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अवसाद। ठीक है, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को अवसाद कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि लोकसभा की बैठक के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? पहला है छठवां, दूसरा है 2/3, तीसरा है 10वां, चौथा है आधा। तो दोस्तों वो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वां भाग होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? पहला है संसद, दूसरा है निर्वाचन आयोग, तीसरा है उच्चतम न्यायालय, चौथा है कैबिनेट। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय जो है संसद होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा कहाँ उपलब्ध है? तो बताना है आपको कि भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा कहाँ उपलब्ध है। पहला है तिरुवनंतपुरम, दूसरा है सिकंदराबाद, तीसरा है चेन्नई, चौथा है बेंगलुरु। तो दोस्तों वो सुविधा तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि के दौरान किसका कुल मूल्य है? पहला है एक देश के अंतर्गत सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं का, दूसरा है सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन अथवा बिक्री का, तीसरा है देश के भीतर सभी मध्यवर्ती और तैयार दोनों तरह के माल और दी गई सेवाओं का, चौथा है सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन अथवा बिक्री का। तो दोस्तों एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं को हम क्या कहते हैं? जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसका सबसे सही विवरण है? पहला है सतत विकास के अध्ययन स्थल का, दूसरा है वनों की कटाई से प्रभावित स्थल, तीसरा है बायोगैस उत्पादन स्थल, चौथा है खनिजों की कमी वाले भंडार। तो बताइए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसका सबसे सही विवरण है? तो सतत विकास के अध्ययन स्थल का दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से देखिए कि कह क्या रहा है ये कि भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? तो बताना है आपको कि भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था। पहला है 15 अगस्त 1949, दूसरा है 26 जनवरी 1949, तीसरा है 28 जनवरी 1950, चौथा है 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में जो है ना वो 28 जनवरी 1950 को आया था। ठीक है, कब आया था? 28 जनवरी 1950 को। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि साहित्य अकादमी मुख्य रूप से किसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है? पहला है संगीत, दूसरा है नृत्य शैलियाँ, तीसरा है नाटक, चौथा है साहित्य। तो दोस्तों साहित्य अकादमी जो है वो साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? पहला है माइकल बेवन, दूसरा है जेसन डे, तीसरा है अनिर्बान लाहिड़ी, चौथा है शिव चौरसिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा
कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? तो माइकल बेवन। ठीक है, माइकल बेवन जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि सिलिकॉन आमतौर पर किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? बताइए सिलिकॉन जो है वो किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सिलिकॉन किस में उपयोग किया जाता है जानते हैं? सेमीकंडक्टर, ठीक है, और चिप में। पहला है विद्युत रोधी, दूसरा है अर्धचालक, तीसरा है चालक, चौथा है एम्पलीफायर। तो दोस्तों सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, किसके रूप में? अर्धचालक के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, और एक बात, आप लोग वीडियो को देखते हैं तो बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, तो दोस्तों बीच में छोड़कर ना जाया कीजिए, क्योंकि अगर आपसे ये प्रश्न छूट जाएंगे तो दोस्तों आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चंस हम नहीं देखे रहते वही क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। और दोस्तों जब आप जो है वीडियो को पूरा देखते रहेंगे तो क्वेश्चंस जो है रिपीटेड होते रहते हैं, तो आपके दिमाग में और अच्छी तरह से बैठ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि ICR का पूरा नाम क्या है? तो बता दीजिए ICR का पूरा नाम क्या है? कि इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दूसरा है इंस्टीट्यूट फॉर साइबर रिसर्च, तीसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रीडर, चौथा है इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च। तो दोस्तों ICR का पूरा नाम इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो रहा है यहाँ पे। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? पहला है कृषि गतिविधियां, दूसरा है जीवाश्म ईंधन का जलना, तीसरा है अम्ल वर्षा, चौथा है खनन कार्य। तो दोस्तों वायु प्रदूषण का कारक जो है वो अम्ल वर्षा नहीं है। ठीक है, अम्ल वर्षा तीसरा ऑप्शन जो दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक भारतीय हल्का लड़ाकू विमान है? पहला है रुद्र, दूसरा है चेतक, तीसरा है तेजस, चौथा है ध्रुव। तो दोस्तों तेजस जो है वो भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, LCA तेजस यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट जो है वो तेजस की खासियत है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है जो भारत के DRDO और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों की लगभग 30 साल की अथक प्रयास के बाद तेजस का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये जो है परीक्षण की बेस पर है, इसका परीक्षण बहुत हो रहा है, इसके बाद इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों रण उत्सव जो है वो गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में वर्क बुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? पहला है MS वर्ड, दूसरा है MS पावर पॉइंट, तीसरा है एडोब रीडर, चौथा है MS एक्सेल। तो कंप्यूटर में दोस्तों जो वर्कबुक होती है वो MS एक्सेल से संबंधित होती है। ठीक है, किससे संबंधित होती है? MS एक्सेल से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यूथ सेट क्या है? बताइए यूथ सेट क्या है? पहला है यूथ वेबसाइट, दूसरा है उपग्रह, तीसरा है फिल्म, चौथा है सप्ताहांत पार्टी। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि यूथ सेट एक उपग्रह है। क्या है? एक उपग्रह। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं ये प्रश्न, अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं दोस्तों। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ये वीडियो, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और एग्ज़ाम क्रैक पवनपाल एक बहुत बड़ा परिवार बन सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका इनमें से कौन सा पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है? पहला है मृत पोषित,
दूसरा है प्राणिसम, तीसरा है स्वचालित, चौथा है परजीवी। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। तो स्वचालित दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? स्वचालित। चलिए, स्वचालित जो है किसी भी पोषण की पद्धति नहीं है परपोषित तरीके से। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताना है। पहला है विकिरण अपघटन, दूसरा है विद्युत अपघटन, तीसरा है प्रकाश अपघटन, चौथा है ताप अपघटन। तो प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को दोस्तों प्रकाश अपघटन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन। जो प्रकाश की ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन होते हैं उसे प्रकाश अपघटन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन आपका कह रहा है जॉन मेनार्ड कीन्स, दूसरा ऑप्शन है नील्स हेनरी डेविड बोर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, चौथा ऑप्शन है डेविड रिकार्डो। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ठीक है, आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो आर्थिक सिद्धांत से जो संबंधित नहीं है वो हैं नील्स हेनरी डेविड बोर। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन, नील्स हेनरी डेविड बोर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? दोस्तों फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका बता रहा है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है थाईलैंड, तीसरा ऑप्शन आंसर दे रहा है सऊदी अरब, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि लंदन। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बता देना है। तो दोस्तों फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है वो सिंगापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंगापुर। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अमजद अली खान जो एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं वह क्या बजाते हैं? तो बताइए अमजद अली खान क्या बजाते हैं जो एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार भी हैं? पहला है मैंडोलिन, दूसरा है तबला, तीसरा है सितार, चौथा है सरोद। तो दोस्तों अमजद अली खान ना वो सरोद बजाते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जो एक भारतीय संगीतकार हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा विकल्प ओबामा केयर को सबसे उचित रूप से परिभाषित करता है? पहला है अस्पताल में भर्ती होने की लागत, दूसरा है चिकित्सा बीमा का उन्मूलन, तीसरा कह रहा है कि मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, चौथा है किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा। तो दोस्तों ओबामा केयर जो है इसको सबसे उचित रूप से जो परिभाषित करता है वो है कि किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा को ओबामा केयर भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है? बताना है कि कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है। पहला है मेढक, दूसरा है मगरमच्छ, तीसरा है कछुआ, चौथा है समुद्री घोड़ा। तो बताइए तीन जो है एक समान है एक अलग है। तो दोस्तों मेढक को देखते हैं। तो मेढक जो है दोस्तों ये उभयचर प्राणी है। ठीक है, उभयचर। उभयचर कहते किसे हैं? जो जल और थल दोनों में रह सके। ठीक है, उसे उभयचर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेढक जो है ये जल में भी रह सकता है थल में भी रह सकता है। मगरमच्छ ये भी उभयचर है, जल में भी जीवित रह सकता है थल में भी। कछुआ ये भी उभयचर है, लेकिन समुद्री घोड़ा जो है दोस्तों ये जल में ही जीवित रह सकता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित नहीं है? तो बताइए पहला हो जाएगा जुगनू, दूसरा है सरल, तीसरा है अनुसैट, चौथा है मंगलयान। तो दोस्तों आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जो भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित नहीं है
वो है मंगलयान। ठीक है, मिशन मंगल जो है वो परग्रहीय मिशन है। ठीक है, दूसरे ग्रह का, मंगल एक दूसरा ग्रह है। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के 30 प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।